हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी स्टडी IQ। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यह इस टॉपिक का एक डिटेल वीडियो होने वाला है, जिसे देखने के बाद यह टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसको कुछ पॉइंट्स में बांट कर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला देखेंगे इसका परिचय, फिर इसका विस्तार, इसके प्रमुख भाग, प्रमुख खनिज, प्रमुख पहाड़ियाँ और अंत में देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है परिचय। भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के रूप में विस्तृत है। यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है और यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ये देख सकते हैं, यह है प्रायद्वीपीय पठार। भू आकृतिक दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। यह भारत और एशिया की सबसे पुरानी और स्थिर भू आकृतियों में से एक है। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है जिसे गोंडवाना लाइन के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं गोंडवाना लाइन। गोंडवाना लाइन, जिसके बारे में हम अल्फ्रेड वेगनर की प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, में आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि गोंडवाना लाइन आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्ण पैंजिया नामक विशाल महाद्वीप के टूटने से अलग हुआ था और यह भाग बाद में महाद्वीपों में बढ़ गया। अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन कठोर आग्नेय कायांतरित चट्टानों से बना है। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह आग्नेय कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यह प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है और हमारे देश का अधिकतम खनिज संसाधन यहीं से प्राप्त होता है। यह अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठार है, जहाँ प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष मिले हैं तथा हिमाच्छादन के भी प्रमाण मिले हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका विस्तार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व भाग में अरावली पर्वत से, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से, सुदूर पूर्व में मेघालय या जिसे शिलांग की पहाड़ियाँ भी कहते हैं से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट या जिसे सह्याद्री कहते हैं, पूर्व में पूर्वी घाट और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर में यह गंगा यमुना के अवसादों में दबा हुआ है। कहीं कहीं गंगा यमुना के मैदान में प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यह है प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी या विंध्याचल पर्वत प्रायद्वीपीय पठार को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करती है, जिसमें से उत्तर का भाग है पहला भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि और नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग है ढक्कन का पठार। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। यह उत्तर में अरावली पर्वत व दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के मध्य का पठार है। यह है मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसके प्रमुख उपभाग है पहला मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। अब इसके प्रमुख उपभागों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके प्रमुख उपभागों में पहला है मालवा का पठार। यह है मालवा का पठार। यह मध्य भारत, मुख्यतः मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक ज्वालामुखी पठार है। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना है कि मालवा का पठार एक ज्वालामुखी पठार है जो बेसाल्टिक चट्टानों व काली रेगुड़ मिट्टी से बना हुआ है। यह पठार कपास व गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यह है बुंदेलखंड का पठार। यह दूसरा उपभाग है। यह है बुंदेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का धरातल अधिक उबड़ खाबड़ है तथा इसके पश्चिमी भाग में बिहड़ है। फिर यह है बघेलखंड का पठार। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से व उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है और यह मध्यवर्ती उच्च भूमि के पूर्व में है। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। यह है छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का अधिकतर हिस्सा झारखंड में तथा कुछ हिस्सा ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ में है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, जो झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भूभाग है। उसके बाद है शिलांग का पठार या जिसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना है कि यह छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। मध्यवर्ती उच्च भूमि का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदियों के प्रवाह को देखने से पता चल जाता है। दोस्तों, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा भाग है ढक्कन का पठार। यह है ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों में विस्तृत है। इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
आदि नदियों के प्रवाह को देखने से पता चलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ढक्कन के पठार का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढक्कन के पठार के कुछ उपभाग है जिसमें है कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, रायलसीमा व तेलंगाना का पठार व दंडकारण्य का पठार। इन उपभागों को हम स्क्रीन में मैप पर देख सकते हैं। ढक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार आकृति में है। इसमें जो महाराष्ट्र का पठार है काली रेगुड़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जहां कपास का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक प्रमुख खनिज भंडार क्षेत्र है, जहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और सोना जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों में केंद्रित है। इसमें से कुछ खनिजों के बारे में देख लेते हैं। भारत में सोने के मुख्य खदान कर्नाटक के हट्टी और कोलार जिले में है। कोयला झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और लोहा झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा से प्राप्त होता है। खनिजों के बारे में डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम खनिजों का डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पहाड़ियों में अरावली पहाड़ी, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं और पूर्वी घाट शामिल है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक फैली हुई है, जिसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, काडामम, नल्लामल्ला और महेंद्रगिरी जैसे श्रृंखलाएं प्रमुख है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है और दक्षिण भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत श्रेणियों के बारे में दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियां नाम से एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिमी दिशा में भ्रंश घाटियों से होकर अरब सागर में गिरती है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है। जबकि अन्य नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली केवल दो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार में लंबवत संचलन के उदाहरण मिलते हैं, जबकि हिमालय में क्षैतिज संचलन का उदाहरण मिलता है। तीसरा देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ गोलाकार है, जबकि हिमालय की पहाड़ियाँ नुकीला है। उसके बाद देखते हैं शिलांग का पठार, जिसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, छोटा नागपुर पठार का ही एक अग्रभाग है। फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।